हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिमराज। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लास्ट एंड फाइनल पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक है हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेट अस सी। बहुत सारी डेरिवेशंस होने वाली हैं, कुछ फॉर्मूलेज भी हम लोग जानेंगे। इसलिए प्लीज़ डू फोकस ऑन द वीडियो। लेट अस सी व्हाट इज़ द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड क्या है अपने पास? कल हम लोगों ने जाना था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आज हम लोग जानेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस हमने बताया था, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। तो कोई भी कंडक्टर अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए जो अपोजिशन या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसी को हमने रेजिस्टेंस बोला था। बट ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या हो गई? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। क्या बोलना चाहता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है ना। अ वायर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर, उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, देन सच रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये आप देख सकते हो, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, है ना। तो एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, रेजिस्टिविटी को। ओके, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड इनवर्सली। तो हमने कल देखा था कि अगर हम लोग इसके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, किस तरह हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लेट अस सी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कल बताया भी था दैट रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस यहाँ में हम आपको लेट अस सी कौन कौन से। तो अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दो बन जाते हैं क्या? ये दो आपके इक्वेशंस बन जाती हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मिलाते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ देखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, यहाँ पे आपको जो साइन दिख रहा है, दिस साइन इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी साइन। इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी साइन। और जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, रिमूव करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा रो, दिस रो, एंड दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। This row is known as resistivity। तो ये जो आपको रो मिल गया है, इट इज नोन एज resistivity। ओके, इक्वेशन 1 क्या थी? R is directly proportional to length of the wire and inversely proportional to the area of cross section। दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे, you will get R proportional to L and inversely proportional to A। And whenever we remove proportionality sign, a proportionality constant is placed, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहाँ आ जाता है, तो वहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है रो, और रो को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। वैसे इसका सिंबल का नाम होता है रो नाम होता है, बट यहाँ पर क्या है, ऐसे हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। नाउ रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस मैंने आपको कल बताया था, है ना, इन द प्रीवियस पार्ट, दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे, कि उस पर्टिकुलर वायर का या कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। सेकेंड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल,
उस वो वायर जो है, वो कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल से बना है ना, किस मेटल से बना है, तो उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. इट मीन्स रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बिकॉज यहाँ पे तो लेंथ 1 मीटर है वायर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये है ना, ये लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर नेचर ऑफ द मटेरियल. अब यहाँ पे कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं. तो गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो नहीं करती. तो जिन पर्टिकुलर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो देख सकते हो आप लोग 10⁸ ओम मीटर टू 10�6 ओम मीटर. ओम मीटर का है क्या है यहाँ पर, जैसे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या थी, ओम थी, वैसे रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट यहाँ पर जो है वो ओम मीटर है. इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. तो अगर किसी की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, लाइक 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻8 से लेकर -8 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर होती है, तो उनको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलेंगे या वेरी गुड कंडक्टर्स बोलेंगे. बेस्ट एग्जांपल इज सिल्वर. मैंने आपको कल भी बताया था, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग अ रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर. सो इतनी कम रेजिस्टिविटी है इसकी, -8 ओम मीटर. दैट इज वाई दीज आर नोन एज गुड कंडक्टर. जबकि कॉपर की होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर. मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिल्वर. दैट इज वाई सिल्वर इज नोन एज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन कुछ होते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं चलती है, बहुत कम चलती है, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है. इट कैन बी अप टू 10⁻10 से लेकर 10⁻18 के बीच में हो सकती है. ठीक है, तो रबर एंड ग्लास जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स, है ना, दे आर नोन एज इंसुलेटर. सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर. रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, if a conductor have a low resistance, they are considered as very good conductor of electricity. If a conductor have very high resistivity, they are known as insulators or bad conductor of electricity. ये हमने जान लिया, बहुत सिंपल था. अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ये टॉपिक क्या है. ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर. जिस तरह से हमने बताया था, रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स वो डिवाइसेस या वो एपरेटस होते हैं या वो अप्लायंसेस होते हैं जिनके अंदर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब रजिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो इन सब रजिस्टर्स को हम लोग किन किन कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं, तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पहले हम लोग जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को, बाद में हम लोग समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं. पहले इसमें हम लोग जानेंगे क्या डेफिनेशन क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की. व्हेन रजिस्टर आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड, मीन्स व्हेन रजिस्टर आर जॉइंड इन अ सीरीज, एक एंड से दूसरे एंड सीरीज में जोड़ते हैं, है ना. इन दिस केस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इन द सिस्टम. इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा, है ना, टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो सारे रजिस्टर्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को प्लस करने पर जो निकलेगा वही उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा. कैसे होता है, लेट अस सी. एक डेरिवेशन भी है इसके अंदर, हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं. ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ. सपोज मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए. सपोज यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं. मैं यहाँ पे 3 रजिस्टर्स बना रहा हूँ लाइक दैट. यहाँ पे मैंने एक बैटरी बना दी है. यहाँ पे मैं आपको की बना देता हूँ. यहाँ पर मैंने आपका एमीटर जोड़ दिया है लाइक दैट, है ना. और यहाँ पे आप लोगों का वायर को कनेक्ट कर दिया. नाउ सपोज दिस इज रजिस्टर R1, दिस इज रजिस्टर R2 एंड दिस इज रजिस्टर R3 और हैविंग अ बैटरी ऑफ V वोल्टेज. अब होता क्या है, तुम्हें एक रूल को ध्यान में रखना है दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है. In series combination, when all the resistors are means joined end to end in a series, तो क्या होता है in series combination, the current flowing through
each resistor remains the same but voltage varies। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों कंडक्टर्स में, इन तीनों इंसुलेटर्स, इन तीनों रजिस्टर्स में R1, R2 और R3 में एक ही करंट चलेगा, सेम करंट। सपोज R1 में 2 एम्पियर करंट चल रहा है तो R2 में भी 2 चलेगा, R3 में भी 2 चलेगा, है ना। 2 एम्पियर करंट विल फ्लो इन ईच ऑफ द रजिस्टर, बट तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन current will remain same in the resistors but potential difference will vary मतलब वो अलग रहेगा। तो किस तरह से होता है, let us see, जानते हैं इसके बारे में with through a derivation। तो derivation पूछी जाती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की derivation क्या है। so let us see the derivation of series combination। तो कौन कौन से रजिस्टर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। व्हेन यू स्विच ऑन, आप स्विच ऑन करोगे तो आप क्या देखोगे, यू विल सी दैट आई करंट विल इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, अब आई करंट तीनों में सेम चलेगा। सो इन तीनों रजिस्टर में करंट सेम चलेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग रहेगा। तो सपोज इस R1 के अंदर, इस R1 रजिस्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो चल रहा है मैंने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर V1। तो मैंने V1 वोल्ट मीटर की मदद से यहाँ पे R1 का मेजर कर लूँगा, वोल्ट मीटर V2 की मदद से R2 का मेजर कर दूंगा, है ना, और वोल्ट मीटर V3 की मदद से R3 का मेजर कर लूँगा, लाइक दैट। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया है ना। तो क्या बात की, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, दैट V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है जो आपकी बैटरी क्रिएट कर रही है, बट तीनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सपोज V इक्वल्स टू IR, तो हमको फाइंड व्हाट इज वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग क्या है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1। R1 रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं V1 इज इक्वल्स टू IR1। V1 इज इक्वल्स टू IR1 बिकॉज I कॉमन है तो यहाँ पे हमको I को एज इट इज लिखेंगे। फिर हम सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2, तो कितना होगा, V2 is equals to IR2. This is the second equation. Now third is potential difference across resistor R3. तो यहाँ पर क्या हो गया, V3 is equals to IR3. This is the third equation. तो तीन इक्वेशन बन गई बिकॉज सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल इन ऑल द रजिस्टर्स। तो जो चीज़ वेरिएबल होती है उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरह से रजिस्टर R1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टर R2 में कितना है और R3 में कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो तीन इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं V1 प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे, मीन्स इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड वाला हम लोग राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन को ऐड कर दिया। नाउ V1 प्लस V2 प्लस V3 इट कैन बी रिटर्न एज V। तो कंबाइनली हम इसको V लिख सकते हैं। तो हमने V लिख दिया। कॉमन क्या है, I कॉमन है। अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, दैट V इज इक्वल्स टू IR। तो मैं इस V की जगह IR पुट कर देता हूँ। IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये I से I कट जाएगा तो क्या बच गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इसकी डेरिवेशन है। क्या जाना हम लोगों ने कि जितने भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड करने पर
जो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वही उस पर्टिकुलर सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। तो ये डेफिनेशन थी, वापस हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दिस केस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन द सिस्टम। इस सिस्टम में जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उन सब के रेजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो वही रेजिस्टेंस जो होगा वो सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी रजिस्टर्स। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और करंट बहुत कम चलता है, जिसकी वजह से नॉर्मली हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते, बिकॉज तीनों का सम होगा तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके अलावा सपोज इन तीनों अप्लायंसेस में से अगर R1 फ्यूज़ हो जाता है तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो अगर एक भी अप्लायंस फ्यूज़ या मीन्स डिसेबल हो जाएगा तो दूसरे अप्लायंस वर्क नहीं करेंगे। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। So total resistance increases, total resistance remains high in the series combination, and if one of the appliances get disabled or does not work, then other appliances will not able to work. So these are the disadvantage of series combination. That is why हम लोग series combination use नहीं करते commonly। तो हम लोग क्या use करते हैं, हम लोग use करते हैं parallel combination। इसमें हम लोग सारे resistors को parallelly arrange करते हैं। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन है? व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ द रेजिस्टर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने से पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 3 रजिस्टर सपोज यहाँ पे वेट अ मिनट, तो 3 रजिस्टर्स को मैं पैरेलली जोड़ देता हूँ लाइक दैट, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक बैटरी जोड़ देंगे यहाँ पर। वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ अगेन। आपस को ड्रॉ कर दें इन अ क्लियर मैनर। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे आपका एक एमीटर है, यहाँ पे मैंने आपकी एक बैटरी जोड़ दी है और यहाँ पे एक की लगा दी है। सो दिस इज़ द रजिस्टर R1। एक इस रजिस्टर में पैरेलली एक और रजिस्टर जोड़ा है, उसको मैंने बोला है R2, और यहाँ पे एक और रजिस्टर है जिसको हमने नाम दिया है R3। सो R1, R2 एंड R3 आर द 3 रजिस्टर्स विच आर जॉइंड पैरेलली टू ईच अदर, जो पैरेलली जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं? पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से पैरेलली वो जुड़े दिखेंगे आपको। दिस इज R2, मान लो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। सो 3 रजिस्टर्स दैट इज R1 and R2 and R3 आर जॉइंड पैरेलली टू ईच अदर। स्विच ऑन करेंगे तो करंट चलेगा I, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अब होता क्या यहाँ पर, दिस इज सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, है ना, दिस इज पॉइंट B। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे ही करंट I चलना स्टार्ट करेगा सो इट विल सी 3 पाथ्स। सो करंट I विल डिवाइड इनटू I1, I2 एंड I3। और जब ये करंट बाहर निकलेगा, सपोज I1, I2 एंड I3, जब करंट बाहर निकलेगा इट विल बिकम्स I अगेन। सो टोटल करंट विल रिमेन सेम, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल इक्वल टू I, ये I के इक्वल होगा। बट पोटेंशियल आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट दैट इज पॉइंट A एंड B विल रिमेन द सेम। इट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हम लोगों ने जाना था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच resistor varies but potential difference remains the same। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बट करंट तीनों रेजिस्टर्स में अलग चल रहा है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इस बार करंट अलग है I1, I2 और I3, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V पोटेंशियल डिफरेंस
वी पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से तीनों अप्लायंसेस अपना अपना वर्क करेंगे। सो किस तरह से व्हाट इज़ वेरिएबल हियर, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल करंट है। तो हम लोग तीनों के अंदर R1, R2 और R3 रजिस्टर में कितना करंट चल रहा है वो हम लोग जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर आपको आई निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इज द फॉर्मूला। तो क्या निकालना हम लोगों को, करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर R1। सो R1 में क्या चल रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू वी R1, इक्वेशन नंबर 1। V is constant because potential difference will remains the same in all the three registers। सेकंड क्या है, करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर R2 में कितना चल रहा है, तो I2 इज इक्वल्स टू वी R2, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड में सेम, करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर R3, तो कितना होगा, I3 इज इक्वल्स टू वी अपॉन R3, तो इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, लेट अस कंबाइन, बट उससे पहले इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, इक्वेशन 1 अपने पास थी V1 इज इक्वल्स टू क्या थी अपने पास, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। इक्वेशन 2 क्या थी, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन 1 को ऐड कर देते हैं 2 से और 3 से। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सिंस हमें पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I, टोटल करंट जो है वो I है किसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सर्किट में। सो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते I के साथ, कॉमन क्या है यहाँ पे, V कॉमन है, तो क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बच जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पे I को मैं VR से रिप्लेस कर देता हूँ, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V कट जाएगा, सो क्या बचेगा फाइनली अपने पास, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका इक्वेशन बन गए। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। सारे रजिस्टर का जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, वही टोटल रेजिस्टेंस होगा पूरे सिस्टम का। सो दिस इज द derivation. It means reciprocal means what? It means total resistance of the system is very low. पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत कम रहता है। इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। सो सारे अप्लायंसेस ठीक से वर्क कर पाएंगे। और सिंस सारे अप्लायंसेस जो है पैरेलली ज्वाइन हो रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो एक भी अप्लायंस या डिवाइस जो है फेल हो गया या डिसेबल हो गया तो दूसरे अप्लायंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। ओके, सो ये इसका एडवांटेज है ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। दैट इज़ वाई वी यूज़ नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द होम्स। तो घर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड। आगे हम लोग जानते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।